हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम योगों को ढूंढते हैं या ढूंढने की कोशिश करेंगे कुंडली में, और हम किसी ऐसे योग को भी देख रहे हैं जो हमारी मदद कर सके, और कोई ऐसा दोष जो कुंडली में मौजूद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि योग शुभ होता है। अगर विपरीत राजयोग भी हो, मिसाल के तौर पर छठे भाव का ग्रह 8वें भाव में या 12वें भाव में जा रहा हो, तो हमें लगता है कि कुछ राहत तो योग दे रहा है। हालांकि विपरीत राजयोग सबसे अच्छा राजयोग नहीं है। यह आपको शायद 10 से 15% फायदा ही दे, चुनौतियां बाकी रहेंगी। दूसरी चीज है परिवर्तन योग, जिसके बारे में हम पहले की वीडियो में भी बात कर चुके हैं। लेकिन उस परिवर्तन की बात हमने की थी जो राशियों के बीच में होता है या एक्सचेंज होता है। परिवर्तन मतलब एक्सचेंज, लेकिन राशियों के बीच एक्सचेंज यानी ग्रह एक दूसरे की राशियों में जाते हैं और वह परिवर्तन योग कहलाता है। और अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं और चुनौतीपूर्ण नतीजे भी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह शामिल हैं। तीसरा परिवर्तन जो होता है वह नक्षत्रों के बीच होता है, जहां ग्रह एक दूसरे के नक्षत्रों में जाते हैं। हो सकता है वे अलग अलग राशियों में हों, राशियां एक दूसरे की नहीं भी हो सकती, लेकिन वे एक दूसरे के नक्षत्रों में पहुंच जाते हैं। और एक दूसरे के नक्षत्रों में जाने की वजह से इसे नक्षत्र परिवर्तन कहा जाता है, या नक्षत्रों का एक्सचेंज, या ग्रहों के बीच स्टार सिस्टम का आदान प्रदान। और यह उस परिवर्तन से अलग असर देता है जो ग्रहों के राशियों के एक्सचेंज से होता है, और इसलिए इसे सूक्ष्म परिवर्तन भी कहा जाता है, एक और बारीक तत्व पर। और यह एक और चिकनी और बारीक व्याख्या भी देता है, खास तौर पर ग्रहों की दशा और अंतर्दशा के दौरान, या ग्रहों की गोचर के दौरान, या यहाँ तक कि एक दूसरे पर महत्वपूर्ण गोचर के दौरान। तो नक्षत्र परिवर्तन एक अहम परिवर्तन है और इसकी व्याख्या राशि परिवर्तन से अलग होती है। और ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, नक्षत्रों और ग्रहों के बीच तालमेल का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मंगल किसी नक्षत्र में जाता है जो मान लो शनि के अधीन है, जबकि शनि मंगल के अधीन वाले नक्षत्र में जाता है, तो आम तौर पर मंगल और शनि पापी ग्रह होने के नाते वे एक दूसरे की दशाओं और अंतर्दशाओं में परेशानियां दे सकते हैं। खास तौर पर अगर वे पापी स्थानों और शत्रु राशियों में हों, तो वे बड़ी चुनौतियां दे सकते हैं। हालांकि अगर वे शत्रु राशियों में तो हों लेकिन एक दूसरे के नक्षत्रों में हों, तो कम चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि नक्षत्रों के एक्सचेंज की वजह से तो ऊर्जाओं का संतुलन होता है और ऊर्जाओं का तालमेल होता है। तो यहाँ ग्रह एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की स्थिति को मजबूत करते हैं, और इसलिए कम चुनौतीपूर्ण व्याख्याएं आती हैं। और कुछ अच्छे या कभी कभी और अच्छे भी आ सकते हैं, इस आधार पर कि कौन से ग्रह नक्षत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो पापी ग्रहों का नक्षत्रों का आदान प्रदान, पापी प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। शुभ और पापी ग्रहों का नक्षत्रों का आदान प्रदान, खास तौर पर अगर वे शत्रु ग्रह हों, तो ऊर्जाओं का संतुलन कुछ चुनौतीपूर्ण नतीजों को कम करता है और कुछ शुभ नतीजों को बढ़ाता है। हालांकि अगर शुभ ग्रह जो एक दूसरे से मित्र भी हों, नक्षत्रों का आदान प्रदान करें, तो बहुत अच्छे नतीजे, शानदार नतीजे आ सकते हैं, चाहे उनमें से एक ग्रह चुनौतीपूर्ण स्थान पर हो, या अस्त की स्थिति में हो, या नीच की स्थिति में भी हो। तो चलिए इसमें कूदते हैं और जानते हैं नक्षत्र परिवर्तन का क्या मतलब है और यह कैसे होता है। हम नक्षत्र परिवर्तन की बारीक बातों को कैसे पढ़ें, हम इसे कैसे प्रकट करें, हम इसका उपयोग कैसे करें, हम इसकी तैयारी कैसे करें, और अंत में हम इससे फायदा कैसे उठाएं। चलिए एक नक्षत्र परिवर्तन या नक्षत्र एक्सचेंज का उदाहरण लेते हैं, जिसका मतलब है अलग अलग ग्रहों के स्वामित्व वाले नक्षत्रों के बीच एक्सचेंज और संबंधित स्वामियों के ग्रहों का नक्षत्रों का आदान प्रदान। यानी मिसाल के तौर पर बृहस्पति बुध के नक्षत्र में जाता है, जबकि बुध बृहस्पति के नक्षत्र में, सूर्य शनि के नक्षत्र में जाता है, जबकि शनि सूर्य के नक्षत्र में जाता है, और इसी तरह।
ऐसा उदाहरण नक्षत्रों के बीच परिवर्तन या आदान प्रदान के रूप में देखा जाता है। तो अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाता है जहां वह नीच होता है, और मान लो वह वृश्चिक में तीसरे अंश या 3 अंश पर जाता है जहां वह ठीक उसी अंश पर नीच होता है, तो चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाता है जो बृहस्पति के अधीन है। अब अगर चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में वृश्चिक राशि में जाता है तो चंद्रमा मुश्किल स्थिति में है। चंद्रमा की स्थिति खराब है क्योंकि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में नीच हो जाता है जो बृहस्पति के अधीन है। अब दूसरी तरफ बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में जाता है। अब यह चंद्रमा और बृहस्पति के बीच नक्षत्र परिवर्तन है। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है वृश्चिक राशि में जो बृहस्पति के अधीन है। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति के अधीन है और बृहस्पति अब वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में जो चंद्रमा के अधीन है चला गया है। तो यहाँ क्या होता है? जबकि बृहस्पति वृषभ में मजबूत स्थिति में है क्योंकि वृषभ दूसरा भाव है और बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, तो बृहस्पति वृषभ में मजबूत स्थिति में है और वह भी चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा बृहस्पति का मित्र ग्रह है, वास्तव में बृहस्पति के सबसे मित्र ग्रहों में से एक, जिसके साथ वह एक बहुत अहम और शुभ गजकेसरी योग भी बनाता है। और इसलिए बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में वृषभ में बहुत मजबूत स्थिति में है जो चंद्रमा के अधीन है। अब क्या होता है जब दो ग्रहों के बीच परिवर्तन होता है, वो भी मित्र ग्रह, शुभ ग्रह, जो वास्तव में एक बहुत मजबूत योग बना सकते हैं। अन्यथा अगर वे संयोग या केंद्र में एक दूसरे के पास हों तो नक्षत्र परिवर्तन चंद्रमा के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कारण यह है कि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, जबकि बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है और स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि वे ऊर्जाएं बांट रहे हैं या ऊर्जाओं का तालमेल एक साथ आता है। तो बृहस्पति चंद्रमा की ताकत में इजाफा करता है क्योंकि वह चंद्रमा के नक्षत्र में गया है। तो चंद्रमा कुछ ताकत हासिल करता है उस नक्षत्र से जिसमें बृहस्पति स्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है। तो चंद्रमा अपनी ही ताकत हासिल करता है और इसलिए नीच राशि में होने के बावजूद कुछ ताकत बरकरार रखता है क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है तो यहाँ ऊर्जाओं का तालमेल आता है, ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। अब क्योंकि चंद्रमा भी बृहस्पति के अधीन वाले नक्षत्र में है, जबकि बृहस्पति चंद्रमा के अधीन वाले नक्षत्र में है, तो यहाँ बृहस्पति सर्वशक्तिमान हो जाता है, अपनी ताकत में इजाफा करता है क्योंकि चंद्रमा का बृहस्पति के नक्षत्र में होना बृहस्पति को ताकत दे रहा है। तो यहाँ बृहस्पति और शक्तिशाली हो जाता है और मजबूत हो जाता है क्योंकि वह वैसे भी दूसरे भाव का कारक है। तो बृहस्पति वृषभ में और मजबूत हो जाता है और इसलिए जो शुभता व्यक्ति को बृहस्पति की दशा और अंतर्दशा में आती है पैसे के नजरिए से, क्योंकि वृषभ पैसे की राशि है, वह अहम है। और जब ऐसा नक्षत्र परिवर्तन होता है तो जिस जातक की कुंडली में नक्षत्र परिवर्तन आया है उसे इस पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी दशा और अंतर्दशा में और पैसा या वित्तीय लाभ पाने पर ध्यान केंद्रित करे जब भी बृहस्पति की दशा आए या जब भी उसकी कोई अंतर्दशा आए। और यह और मजबूत हो जाता है जब बृहस्पति की दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा आती है और जब चंद्रमा की दशा और बृहस्पति की अंतर्दशा आती है, क्योंकि तब बृहस्पति के वित्तीय पहलू भी सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब चंद्रमा की दशा आती है तो चंद्रमा इतना चुनौतीपूर्ण नतीजा नहीं देता क्योंकि वह अपने ही नक्षत्र रोहिणी से ताकत हासिल कर रहा है जिसमें बृहस्पति स्थित है, और इसलिए अपनी नीचता के ठीक अंश पर होने के बावजूद वो भी वृश्चिक राशि में फिर भी चंद्रमा कुछ ताकत हासिल करता है और उसकी दशा उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं जाती जितनी अन्यथा जाती अगर चंद्रमा और बृहस्पति के नक्षत्रों के बीच परिवर्तन न हुआ होता। तो यह एक अहम बात है। चंद्रमा की दशा और बृहस्पति की अंतर्दशा के दौरान वास्तव में कुछ बेहतर नतीजे आ सकते हैं, यहाँ तक कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं चंद्रमा की दशा और बृहस्पति की अंतर्दशा में।
यही बात बृहस्पति की दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा में। हालांकि दूसरे ग्रहों की दूसरी अंतर्दशाओं में जब चंद्रमा की दशा चल रही हो तो भी चुनौतीपूर्ण नतीजे आएंगे, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की वजह से कुछ ताकत हासिल करने के बावजूद फिर भी अपनी नीच राशि में होने के कारण चुनौतियां पेश करेगा, मुद्दे पेश करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना अगर परिवर्तन न हुआ होता। अब चलिए एक और ग्रह देखते हैं, एक और मजबूत पापी ग्रह। यहाँ हमने बृहस्पति और चंद्रमा का उदाहरण लिया, जो एक बहुत शुभ योग भी बनाते हैं और मित्र ग्रह हैं, और इसलिए परिवर्तन कैसे मदद करता है। चलिए एक पापी ग्रह का उदाहरण लेते हैं जो अपनी नीच राशि में जाता है और फिर उसका परिवर्तन होता है। और क्या होता है, तो चलिए मंगल की बात करते हैं, जो पापी है और मंगल कर्क राशि में नीच होता है, और मंगल कर्क राशि के 28वें अंश पर नीच होता है, अश्लेषा नक्षत्र में। अब जब मंगल कर्क राशि में जाता है बुध के अधीन वाले नक्षत्र में, जो अश्लेषा नक्षत्र है, तो मंगल बहुत मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे के बहुत शत्रु ग्रह भी हैं, और अश्लेषा सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी बहुत नुकसानदायक नक्षत्रों में से एक है। और बड़ी चुनौतियां, अचानक मुद्दे मंगल की दशा और अंतर्दशा के दौरान भी आ सकते हैं, और साथ ही गोचर जो मंगल की स्थिति पर होते हैं। खासतौर पर पापी ग्रहों जैसे केतु, राहु या शनि के जब वे कर्क राशि में मंगल की स्थिति पर गोचर करते हैं तो चुनौतियां और मुद्दे जातक के लिए आ सकते हैं। तो यह मंगल के लिए एक बहुत नुकसानदायक स्थिति है जब वह बुध के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में जाता है। हालांकि अगर दूसरी तरफ बुध मंगल के अधीन वाले नक्षत्र में जाता है, तो मिसाल के तौर पर अगर बुध अपनी ही राशि कन्या में जाता है लेकिन चित्रा नक्षत्र में, जो मंगल के अधीन है, तो यहाँ अपनी ही राशि कन्या में होने के कारण बुध बहुत मजबूत हो जाता है, और वह भी चित्रा नक्षत्र में, जो मंगल के अधीन है। बुध फिर ताकत जोड़ता है या ताकत का आदान प्रदान करता है या मंगल के साथ अपनी ताकत का तालमेल बिठाता है। नक्षत्र एक्सचेंज के महत्व का कारण यह है कि अगर कोई ग्रह किसी ऐसे ग्रह के अधीन वाले नक्षत्र में जाता है जो उसका शत्रु है, तो एक दूसरे से ताकत हासिल करके वे एक दूसरे को ताकत देते हैं। और यह ऐसा है जैसे दो दुश्मन एक दूसरे के घरों में बैठे हों और फिर संधि करें, शांति समझौता करें कि हम एक दूसरे के घरों को खराब नहीं करेंगे। तो यह एक बहुत सरल उदाहरण है, लेकिन मैं इसका उपयोग सरल तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूं कि उनके प्रकटन क्या हैं, हालांकि इसका और गहरा मतलब है। तो अब जब बुध मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में जाता है, जबकि मंगल बुध के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में है, तो मंगल ताकत हासिल करता है बुध के अपने नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र चित्रा में स्थित होने के कारण। और इसलिए मंगल के नीच स्थान में होने के बावजूद कर्क राशि में अपने शत्रु ग्रह के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में फिर भी संधि हो जाती है। और इसलिए ऊर्जाओं का आदान प्रदान मंगल अपनी कुछ ताकत बरकरार रखता है कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में नीच होने के बावजूद, जबकि बुध भी कुछ ताकत बरकरार रखता है। हालांकि वह कन्या में काफी मजबूत है, लेकिन क्योंकि वह मंगल के नक्षत्र में गया है, अन्यथा बुध कन्या में होने के बावजूद बुध की दशा और अंतर्दशा में जातक को चुनौतियां आती। लेकिन मंगल और बुध के बीच परिवर्तन के कारण दो ग्रह जो एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन नक्षत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ कुछ ताकत बरकरार रखते हुए, एक दूसरे से ताकत उधार लेते हुए बुध अपनी दशा और अंतर्दशा में थोड़े कम नुकसानदायक नतीजे देता है, और मंगल भी उतना उथल पुथल नहीं लाता जितना अन्यथा लाता बुध के नक्षत्र में होने के कारण। तो ये अहम स्थान हैं और ये अहम बातें हैं जो किसी को याद रखनी चाहिए जब वह परिवर्तन को देख रहा हो। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे से स्थान को भी देखना चाहिए। तो जब मंगल कर्क राशि में है, बुध के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में, जबकि बुध अपनी ही राशि कन्या में है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में, खासतौर पर पहले 2 चरणों में, तो ग्रह एक दूसरे से कितनी दूर हैं? बुध मंगल से 3 स्थान दूर है, जबकि मंगल बुध से 11 स्थान दूर है।
जिसका मतलब है कि जब मंगल की दशा और बुध की अंतर्दशा आती है तो मंगल थोड़े बेहतर नतीजे दे सकता है, क्योंकि मंगल बुध से 11वें स्थान पर गया है। जबकि दूसरी तरफ जब बुध की दशा आती है और मंगल की अंतर्दशा आती है, क्योंकि बुध मंगल से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ व्यक्ति को बुध दशा और मंगल अंतर्दशा में बेहतर नतीजे पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो एक दूसरे से स्थान भी अहम है जब नक्षत्र एक्सचेंज होता है। कारण यह है कि मंगल अश्लेषा नक्षत्र में हो सकता है जो बुध के अधीन है, और बुध चित्रा नक्षत्र में हो सकता है जो मंगल के अधीन है। लेकिन परिवर्तन एक्सचेंज तब भी हो सकता है जब मंगल अभी भी कर्क में बुध के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में हो, हालांकि बुध मंगल के अधीन वाले धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है। तो जब बुध मंगल के अधीन वाले धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है तो मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, और मंगल उच्च का होता है वो भी मकर में 28वें अंश पर, जिसका मतलब है कि वह अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में जाता है जब वह मकर में उच्च का होता है। तो मंगल अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होता है जब वह धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है जो उसका अपना नक्षत्र है। तो जब मंगल कर्क राशि में बुध के अधीन वाले अश्लेषा नक्षत्र में है और जब बुध मकर में मंगल के अधीन वाले धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है तो यहाँ मंगल बहुत अधिक ताकत हासिल करता है। जब बुध मंगल के अधीन वाले चित्रा नक्षत्र में जाता उससे कहीं ज्यादा। तो यहाँ किसी को यह देखना चाहिए कि परिवर्तन कहाँ और कैसे हो रहा है। अगर मंगल और बुध के बीच परिवर्तन इस आधार पर है कि मंगल अश्लेषा में जाता है जबकि बुध चित्रा में जाता है, तो मंगल द्वारा ताकत हासिल करना कम स्तर का है। हालांकि अगर मंगल बुध के अधीन वाले अश्लेषा में जाता है लेकिन बुध मंगल के अधीन वाले धनिष्ठा में जाता है तो यहाँ मंगल बहुत अधिक ताकत हासिल करता है, क्योंकि यहाँ मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है और वास्तव में वह अपने उच्च क्षेत्र में है। तो परिवर्तन को केवल नक्षत्रों के बीच एक्सचेंज के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ग्रह कौन से विशिष्ट नक्षत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्र में ग्रहों की ताकत क्या है, नक्षत्र में ग्रहों की प्रतिष्ठा क्या है, इन सब पर भी गौर करना चाहिए। और अब बुध मकर में कितनी दूर जाता है? तो जब मंगल कर्क राशि में है और जब बुध मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है तो अब वे एक दूसरे से सप्तम स्थान पर हैं और आपसी दृष्टि के अंतर्गत हैं। तो यहाँ तालमेल और अधिक है, तालमेल और शक्तिशाली है। तो यहाँ मंगल और बुध एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए मंगल और बुध की दशा और अंतर्दशा के दौरान और इसके विपरीत एक दूसरे से बहुत बेहतर नतीजे आते हैं, क्योंकि स्थानों के कारण, बहुत संतुलित स्थान के कारण। और इसलिए मंगल और बुध दोनों की दशा और अंतर्दशा एक दूसरे की दशा और अंतर्दशा बहुत बेहतर नतीजे देखे जाते हैं। और इस तरह नक्षत्र परिवर्तन को देखना चाहिए, न कि उन्हें अलग थलग देखना। केवल नक्षत्र एक्सचेंज को देखना, लेकिन एक दूसरे से स्थानों को भी देखना चाहिए जब नक्षत्र एक्सचेंज होता है। अब तक हमने दो शुभ ग्रहों के नक्षत्रों का आदान प्रदान करने की बात की, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा। फिर हमने एक शुभ बुध और पापी मंगल को एक दूसरे के नक्षत्रों का आदान प्रदान करते देखा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे दो पापी ग्रह आपस में नक्षत्रों का आदान प्रदान करते हैं। तो कहिए, मिसाल के तौर पर राहु शनि के नक्षत्र में जाता है जो मीन राशि में उत्तराभाद्रपद चरण है। तो राहु मीन राशि में शनि के अधीन वाले उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाता है और शनि दूसरी तरफ अपनी उच्च राशि तुला में और राहु के अधीन वाले नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में जाता है। तो यहाँ शनि अपनी उच्च क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि शनि स्वाति नक्षत्र में उच्च का होता है, और राहु दूसरी तरफ शनि के नक्षत्र में मीन राशि में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गया है जो शनि के अधीन है, मीन राशि में। अब आम तौर पर राहु मीन राशि में बहुत अच्छा नहीं करता, जो एक जलीय राशि है, और यह बृहस्पति के अधीन है, क्योंकि बृहस्पति और राहु वे दो ग्रह हैं जो एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं, जबकि शनि और राहु एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो जब राहु शनि के अधीन वाले उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाता है
जबकि शनि राहु के अधीन वाले स्वाति नक्षत्र में है। यहाँ शनि और राहु दोनों एक दूसरे की दशाओं और अंतर्दशाओं में उत्कृष्ट नतीजे देते हैं, जिसका मतलब है कि शनि दशा और राहु अंतर्दशा में और राहु दशा और शनि अंतर्दशा में उत्कृष्ट नतीजे देखे जाते हैं। दूसरी तरफ शनि राहु की कुछ ऊर्जा उधार लेता है। तो क्या होता है, क्योंकि शनि उच्च का होने के बावजूद, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में जाता है, राहु के कुछ शत्रु स्थान, राहु की कुछ शत्रु ऊर्जाएं शनि द्वारा उधार ली जाती हैं। तो शनि अपनी दशा और राहु की अंतर्दशा के दौरान राहु के गुण भी देगा, और इसलिए किसी को शनि दशा में राहु की अंतर्दशाओं के दौरान अति उत्साही होने के कारण भ्रमित होने या गुमराह होने से बचना चाहिए। और अन्यथा भी सामान्य रूप से शनि दशा में, क्योंकि शनि नक्षत्रों के बीच ऊर्जा एक्सचेंज या परिवर्तन के कारण राहु की कुछ ऊर्जाएं हासिल कर रहा है, इसलिए पूरी शनि दशा के दौरान उच्च का होने के बावजूद व्यक्ति को ठीक वैसे नतीजे नहीं मिलेंगे जैसी उसने सोची थीं, क्योंकि यहाँ राहु की पापी ऊर्जाएं हिस्सा ले रही हैं और शनि की ताकत में या शनि की पापी ताकत में इजाफा कर रही हैं। तो कई बार व्यक्ति गुमराह हो सकता है, सोच सकता है कि मैं शनि दशा में हूँ जो मेरी कुंडली में उच्च का है और मुझे उत्कृष्ट नतीजे मिलने चाहिए, लेकिन राहु के खराब खेल की वजह से शनि के उच्च होने के बावजूद जैसे नतीजों की उम्मीद है वे नहीं आ सकते। वास्तव में चुनौतीपूर्ण नतीजे आ सकते हैं। व्यक्ति अति उत्साह, अति आत्मविश्वास और अपने आप से बहुत भरा होने के कारण गुमराह हो सकता है। तो किसी को सावधान रहना चाहिए जब दो पापी ग्रहों के बीच परिवर्तन होता है, चाहे उनमें से एक ग्रह उच्च का हो, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन क्योंकि दूसरा पापी खराब खेल कर रहा है, उच्च क्षेत्र में स्थित ग्रह की पापी तीव्रता में इजाफा कर रहा है, इसलिए चुनौतीपूर्ण नतीजे आ सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ राहु की दशा के दौरान जो शनि के नक्षत्र में उत्तराभाद्रपद में स्थित है, क्योंकि शनि स्वयं उच्च का है, तो राहु शनि की अच्छी ऊर्जाओं, शनि की प्रतिष्ठा को उधार लेता है और इसलिए राहु अपनी दशा में बेहतर नतीजे देता है। और खास तौर पर राहु दशा और शनि अंतर्दशा में, क्योंकि राहु एक उच्च शनि की कुछ अच्छी ऊर्जाओं को उधार ले रहा है। हालांकि व्यक्ति को और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि की ऊर्जा नतीजों को धीमा करने की ऊर्जा भी है। तो व्यक्ति राहु दशा के दौरान धैर्यवान होता है और मेहनत करने को तैयार होता है, संरचित तरीके से काम करने को तैयार होता है और राहु की अति उत्साहिता को नियंत्रण में रखता है। तब उत्कृष्ट नतीजे पूरी राहु दशा में आते हैं और अधिक राहु दशा और शनि की अंतर्दशा में। और इसलिए इस तरह परिवर्तन को देखा और पढ़ा जाना चाहिए, शुभ ग्रहों के बीच या एक शुभ और एक पापी के बीच या दो पापी ग्रहों के बीच। तो दोस्तों, अब जब हमने देखा कि नक्षत्र परिवर्तन कैसे हो सकता है और ग्रहों की ऊर्जाओं को अलग अलग व्याख्याएं दे सकता है, कैसे वे ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे ऊर्जाओं का तालमेल आता है, कैसे एक दूसरे की स्थिति पर गोचर या यहाँ तक कि दूसरे महत्वपूर्ण ग्रहों का उन पर गोचर अलग अलग नतीजे ला सकता है, कैसे एक दूसरे की दशाओं और अंतर्दशाओं में अलग अलग नतीजे आ सकते हैं, अलग अलग अवसर आ सकते हैं। कृपया अपनी कुंडलियों में देखें कि क्या कोई ग्रह नक्षत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि राशि एक्सचेंज कुंडली में आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन गहरे अर्थ में हम आम तौर पर महत्व नहीं देते या हम इतना गहरा नहीं देखते कि नक्षत्रों का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर नक्षत्रों का आदान प्रदान हो रहा है तो ग्रहों के बीच अधिक तालमेल हो रहा है, जो पहली नजर में दिखता नहीं। जब हम केवल राशियों को ध्यान में ले रहे होते हैं तो उन एक्सचेंजों को देखें और फिर उन्हें तदनुसार प्रकट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।